चैप्टर। एक दिन अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज ने घबराए हुए स्वर में अविनाश से कहा, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बैठा लिया है। जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाऊं केस? मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया। उसने बड़ी शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर? क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के साथ 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए हैं तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे कि मैं एमपी में डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात में रहूँ। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड है तो कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से मेरा रोज पाला पड़ता है, पर मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत के केस में फंस गया। अविनाश ने हवलदार के कान में कहा, सर इसे माफ कर दीजिए, पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में चला गया है बेचारा। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवल ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर से बदतमीजी करते हुए। झूठे आदमी, माफी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे शायद समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फायदा नहीं। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ कर दीजिए प्लीज। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड कराना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर 2 महीने कुछ रुपए 2000 रुपये भेजते रहे, जिससे वे दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी है, किसी को देश की चिंता नहीं, मोए फिर सस्पेंड कर दियो। मैं ना मानेगा, डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकन लगा देगो। मैंने भी ठोक के कह दिया, भूखों मर जाऊंगा पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमृत बातों से मनोज यह समझ नहीं सका कि इस बार उसके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनके पैसों से मदद उम्मीद नहीं करना चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी न हार मानने का फैसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले या ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उससे ने भी प्रेरित किया, मनोज तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आज सम्मान और श्रेष्ठ के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गाँव जाने के लिए? 1000 रुपये किराया लगे है महोबा तक। मजदूर के दल
के आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपने जेब में पड़ा 100 रुपये उसको दे दिए, बुंदेलखंड मजदूर को दे दिए। मनोज ने क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या लोग सही भी कर रहे हैं या नहीं? इनका यह पैसा कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हूँ, मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1,000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से कहा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1,000 रुपये है? नहीं। फिर वह कहाँ से दोगे 1,000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूँ, अब मुझे इन्हें 1,000 रुपये देना है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया। उसे शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे धुतकार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझा पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को दे पैसे। उसने पुजारी जी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक है। इस सांसारिक लोगों में ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वह छोटी बच्ची कैसे कतार निगाहों से आपको देख रही है। आप तो जानते ही है, विवेकानंद जी ने कहा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह चुप हो गया। पुजारी जी पर अब उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था, पर उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे कि इन गरीब की मदद हो जाएगी। उसने मौका देखते हुए कहा, पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों ने पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी देर में ही 1,000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ नहीं कह पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया है। अब तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव था। वह जानता था पांडे के साथ उसे पैसों की समस्या कम थी, लेकिन पांडे के जाने के बाद उसे एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1,500 रुपये खुद ही किराया भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने का था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ कमरे में वरुण नाम का एक सीनियर लड़का रहता था। इन दोनों कमरों में लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, वरुण और उसके रूम पार्टनर का खाना बनता था। इन लोगों का खाना बनाने के लिए एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसा खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने वरुण से बात की, वरुण सर, क्यों न हम लोग कुक को हटा दे, आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाज़ार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसा आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे भी नहीं दे पाऊँगा। वरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की
भोजन की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उसे किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में रहने वाला लड़का शरद दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। मुझे यहीं दिल्ली में रहना है, अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1,000 रुपये तो हर महीना चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है कुछ समय कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है, मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम ज़रूर मिल जाएगा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई लाइब्रेरी में जैसे नौकरी करने वालों की थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा था। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताए। मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कुत्तों के भौंकनों की आवाज़ आई। वह डर के कदम 2 पीछे हट गया। कुछ देर बाद एक महिला आई। मनोज ने उससे कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? महिला सभ्य थी। उसने मनोज से कहा, भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं, वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर, इसलिए इस लड़के को बुला लिया। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही है। वह वापस गेट पर पहुंचा तो महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम की न तो कभी कल्पना की थी, न उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस कि समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना तो सब पैसे कमाने के लिए है। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास के और भी तो लोग करते हैं, फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म। महिला ने 500 रुपये एडवांस में मनोज को दे दिए। वह खुश था, उसकी दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देख खुश होगी? क्या कोई ऐसी लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ते घुमाने का काम करता है? उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह भी डर लगने लगा कि कहीं कोई उसका दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए न देख ले, कहीं श्रद्धा उसे न दिख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था। उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके है मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज़ 2 घंटे, शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया, मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात
कैदी श्रद्धा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। श्रद्धा कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से कहा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा ना कह दे कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। उसने डरते हुए कहा, कहो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने के साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हारे मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिलाए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे में कोई आईपीएस आया है, पर नज़दीक जाकर देखा तो गुप्ता ने वर्दी पहन रखी है। मनोज ने पूछा, गुप्ता, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुए था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये वो स्टार है ना मनोज? यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के इस से मोटिवेट हो जाऊंगा। गुप्ता ने कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर ही रोज पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूँगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा दिए गए अपमान को नहीं भूला था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर नीति पर काम कर रहा था। दोनों समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से गई। मनोज, तुम भी आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा उसने कहाँ से वर्दी खरीदी है। मैं भी पहनकर पढ़ूंगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। दोनों पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास बिना उनकी तरफ देखे हुए निकल गया। 2 महीने पहले दी हुई यूपी परीक्षा का रिजल्ट आ गया। यूपी में ग्रुप में से अविनाश की यूपी परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीएससी की परीक्षा में असफल होने से दुखी था। उसने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुई जातीय दंगे के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका में गृहयुद्ध और प्राचीन भारत में, इनके भी उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने का कोई लाभ नहीं, बल्कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि असफलता क्यों मिली। यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है तुम्हें जर्नल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो। मनोज को भी लग रहा था कोचिंग के अभाव में यूपी पीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिन के लिए गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खाए ली है, नौकरी ठीक से ना करेगो, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए, फिर कुछ परेशानी नहीं होगा। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखलाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर एक भैंस है, वो उधार दे रहे हुए, दूध बेच के खर्चा चलाए लूँगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की कोशिश की। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर कहीं से पैसे उधार लेकर उसको दे दिए। मनोज को गए हुए भी 5 दिन हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को
घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिली थी। लेकिन 10 मिनट में उसका मन सहेलियों की बातों से ऊबने लगा। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक चेहरा तलाशती रहती, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाज़ों में उसके कान एक ही आवाज़ को सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज़ भी वहाँ नहीं थी। बार बार अपनी बालकनी से नीचे सड़क को देख आती, पर उस सड़क पर उसे वह दिखाई नहीं देता जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है मनोज का गांव, कहाँ है उसका घर, उसे नहीं पता। कोई फ़ोन नंबर मनोज के घर का उसके पास पता नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार ही चली जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आसपास का कोई फ़ोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती, पर आधा घंटा पढ़ने भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफ़िन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख भी जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई उसकी। उसने मनोज से कह दिया था कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए, पर पता नहीं मनोज ने उन पर कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी वही इस समय उसकी हो रही थी, लेकिन मनोज के इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती। आंसू छलक गए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गई। क्या हुआ श्रद्धा? मनोज ने कहा। श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती रही एकटक। उसकी गीली आंखों की चुगली को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंखों और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थी। मुस्कुराहट उस प्यार के तूफान की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांसें रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके नियंत्रण में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट रह गई। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है, इसमें भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां है, तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसके ने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू कर दिया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तीसरे अटेम्प्ट में के लिए जर्नल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। माँ द्वारा दिए गए पैसों से उसने केवल इतिहास की कोचिंग पढ़नी शुरू कर दी। जर्नल स्टडी की कोचिंग के पैसे उसके पास नहीं बचे। मनोज और श्रद्धा दोनों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो गई। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी। अविनाश नवल की प्रीलिम्स भी क्लियर हो गई। पिछले मेंस में अविनाश और नवल सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिल रहा था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया। परीक्षा में सफलता का कोई भी
फुल प्रूफ सिद्धांत अभी पांडे को नहीं मिला था। अपने प्यार के साथ मनोज प्रेम्स में सफल हो गया था, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हो गया। पिछली मेंस में असफल होने के बाद नवल एक बार फिर अपनी प्रेम्स निकलने के लिए उत्साहित था। सफलता से उत्साहित नवल की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग्य करने की होने लगी। नवल ने पांडे से कहा, पांडे, प्यार करने वाले का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और प्यार से दूर रहने वाले फेल हो गए, अब क्या कहोगे? पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत की थी, पर वह नहीं जानता था कि कमी कहाँ रह गई। मनोज की सफलता और अपनी असफलता से पांडे के मन में मनोज के लिए ईर्ष्या पैदा हो रही थी। उसने अब मनोज को अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए कहा, अभी तो मनोज का केवल प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। प्यार में डूबे मनोज का फाइनल सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मुख्य परीक्षा ही पास कर पाएंगे। प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा रोज मनोज के कमरे में आ जाती और दोनों साथ पढ़ाई करते। पढ़ने से समय जब बच जाता तो बातें करने लगते और बातें पूरी हो जाती तो पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से करा जाए, कैसे पढ़े। इतिहास और हिंदी में मनोज कोचिंग के नोट्स पढ़ता रहा। जर्नल स्टडी में वह अव्यवस्थिति बना रहा। पैसों के लिए मनोज अभी भी 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर रहा था। मनोज, श्रद्धा, अविनाश और नवल ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। सामान्य अध्ययन के पेपर में मनोज के नंबर नहीं गए थे। इतिहास, हिंदी साहित्य में वह उतना टू द पॉइंट नहीं लिख पाया जितना परीक्षा में पूछा गया। उत्तर लिखते समय पॉइंट मनोज को इतिहास, हिंदी साहित्य में वह उतना टू द पॉइंट नहीं लिख पाया था जितना परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं रहे। मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक कर्तव्य ही लिख पाया, शेष उसे याद ही नहीं आए। देवनागरी लिपि की विशेषता भी उसे आधी अधूरी ही याद रही। मुख्य परीक्षा में पास होने लायक तैयारी मनोज नहीं कर पाया था। श्रद्धा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवल की भी तैयारी में कमी रह गई थी, वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अविनाश ने कमाल कर दिया। सिविल सर्विसेज की इस परीक्षा में फाइनली वह दिल्ली अंडमान सर्विस डॉनिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गया, पर उसे अभी प्रॉपर आईएएस बनना था, इसलिए अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी जारी रखनी थी। कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें अविनाश अकाउंटेंट ऑफिसर बन गया था। अविनाश ने अपनी दोहरी सफलता के लिए बद्र सिनेमा के पीछे अपनी रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। नवल, पांडे, गुप्ता, शरद, मनोज और श्रद्धा को आमंत्रित किया। मनोज के नए रूम पार्टनर शरद ने हालिया सफल हुए अविनाश से उसकी सफलता का राज पूछा। अविनाश भैया, आपकी तैयारी का क्या तरीका था, हमें भी सफलता के टिप्स बताइए प्लीज़। ये जानना इतना आसान नहीं है शरद, गुरु ज्ञान लेने के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता के राज बताऊंगा, नहीं तो ऐसे तो कई लोग पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं, अविनाश ने कहा। शरद ने अविनाश से हिम्मत करके फिर पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने और मरने का प्रश्न बन चुकी है? तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कज़न की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कज़न हैं तुम्हारे? नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अविनाश ने नई नई तैयारी करने आए शरद की पढ़ाई के प्रति लापरवाह पर कटु प्रहार किया। शरद को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश उसे इस तरह के व्यंग के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, पर सफल अविनाश को इस फील्ड का नया खिलाड़ी शरद कोई जबान नहीं दे पाया। अविनाश की बात सुनकर शरद चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा की असफलता के कारण यह चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में ज़रूर कोई बड़ी खामी रह गई थी। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अविनाश से पूछा, अविनाश बताओ ना, क्या तरीका रहा तुम्हारी पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे। पांडे चुपचाप बैठा यह चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अविनाश से कहा, अविनाश
मनोज के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ बातों के लिए, वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवल से कहा, क्यों नवल, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने का कारण केवल श्रद्धा को मान रहा था। अविनाश अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अविनाश ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत कर पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अविनाश की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सपना सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलेगी और पूछेगी, मनोज आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जोरा में मुरैना में टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी की इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता, कभी पांडे को। उसके सामने उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पांडे की बात सुनकर अविनाश भड़क गया। पांडे, यदि तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखा रखो। तुम तो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, तुम्हें कौन से तीर मार लिए? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी। पांडे ने अविनाश की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूँ, पर उन्हें भले की बात कहाँ समझ आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात को पूरा करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछते हुए उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने नए लोगों को सुनाते हुए कहा, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके पहले भी मनोज ने कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग भांग झेले थे। लाइब्रेरी में भी अपमानित हुआ। अपमान और बेबसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसने झेला था। पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठीकरा पार्क में जाकर उसके प्यार का पर फोड़ दिया। दोनों सर झुकाए साथ चल रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। मनोज ने गुस्से में श्रद्धा से कहा, मैं पांडे को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं ये अपमान नहीं भूलूंगा। श्रद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो मनोज। चेहरे का रंग लाल हो गया था मनोज का। श्रद्धा अपनी बात कहकर मनोज की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, पर मनोज अभी भी अपमान में जल रहा था। मनोज को चुप देखकर श्रद्धा ने आगे कहा, इसलिए मैं कहती थी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो, पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। पांडे के कड़वे व्यंग से आहत मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो वह उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूं मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज़ थरथराने लगी और वह सामान्य से तेज हो गई। उसने अपने कप कपाते हुए हाथों से पार्क की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार अधूरी बात ही कह पाई श्रद्धा मनोज से। यह बात उलझी थी कहीं। मनोज के सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूँ मैं, क्या प्यार कर रहा हूँ? फिर कुछ देर रुककर उसने श्रद्धा से फिर पूछा, कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा, पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी श्रद्धा, मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार कर रहा हूं तुमसे, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 15 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूं, तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे नाम के साथ सिर उठाए खड़ा हूँ। न जाने कब से मनोज के
मन में दबी हुई प्यार की चिंगारी भड़क उठी। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपना प्यार अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी, वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नज़रें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नज़रें पार्क में घुमाने के बाद कुछ नहीं मिला तो उसने 2 लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से फिर कहना शुरू किया, पांडे कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या प्यार कमज़ोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूं। बस तुम एक नज़र मुझे देख लो, इतने में ही मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। नौकरी सिलेक्शन क्या चीज़ है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब गया। इसी डूबने से वह बच पाएगा ऐसा लग रहा था। श्रद्धा को लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं, शायद उसकी खुद की बात कह रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में सही यही सब सोचती रहती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था तब उसके लिए परेशान हो गई थी। आज उसकी बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ साथ चलने लगा। चुपचाप श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था, वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन में से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का केवल एक ही तरीका होता है, वह होता है सफल होकर दुनिया के आगे खड़ा होना, सफल होकर दुनिया के सामने खड़ा हो जाना। मनोज श्रद्धा के क्षमता पर भरोसा जता रही थी। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन और मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन। मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल की लगने की आवाज़ आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज़। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एकसार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। उसकी दुनिया अचानक से एक पल में बदल गई। श्रद्धा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, अब पलट दो ना दुनिया, अब उलट पुलट दो ये दुनिया प्लीज़, अब उलट पुलट दो ये दुनिया प्लीज़। बैडमिंटन में जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से कहा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज़ सुनी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। फिर वह तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह गांधी विहार जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कब से यह एक वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था। श्रद्धा से कब से वह श्रद्धा के चेहरे की इसी लालसा से देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। आज वह दिन आ गया था। लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अविनाश के कमरे पर नहीं जा रहा है बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वह अविनाश के कमरे पर पहुंच गया।
तो यहाँ पर श्रद्धा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी मनोज से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आगे देखते हैं, मनोज और श्रद्धा इस बार दोनों ही फेल हो गए थे अपने प्रीलिम्स में।